साफ हो गई कि फिर साफ हुआ मोदी मतलब विश्वास। तो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे फिनिश किया। पीएम के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया क्योंकि विपक्ष के पास नंबर ही नहीं था और यह बात सबको पता था। और एक बार फिर से यह बात साबित हुआ कि मोदी मतलब विश्वास, विश्वास देश की जनता का और संसद के भीतर उनके प्रतिनिधियों का। मणिपुर पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण में करीब प्रधानमंत्री 130 मिनट तक बोले और हर एक मुद्दे को टच करने की कोशिश की। विकास से लेकर राहुल गांधी के कल के हमले पर भी धारदार तरीके से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। मणिपुर के संवेदनशील मसले पर भी पीएम ने लोकतंत्र के मंदिर से शांति का संकल्प दोहराया। साथ ही हर बार की तरह कांग्रेस के काले चिट्ठे खोलना भी नहीं बोले। इंडिया बोल रहा है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और जल्दी से आपको प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातें सुनवाऊंगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। और माननीय अध्यक्ष जी, आप झूठे एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप झूठे
तो अविश्वास प्रस्ताव पर जूते और अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने आपको 5 साल दिया। दरअसल 2018 में, इससे पहले विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया। बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं है और 2023 की तैयारी कीजिए। प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे थे। विपक्ष एक बार फिर से 2023 में यानी कि इस बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तैयारी कर नहीं आए। और आइए आप राहुल गांधी और सिंधिया की बात करते हैं। कल राहुल गांधी बोले थे, आज पीएम मोदी से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना भाषण दिया। कल तक यानी 2018 के पिछले अविश्वास प्रस्ताव तक दोनों साथ साथ थे, दोनों नेता अगल बगल बैठे हुए थे। लेकिन 2023 के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। और सिंधिया ने बखूबी अपना राजनीतिक धर्म भी निभाया। पाला बदलने के बाद शायद पहली बार संसद में राहुल गांधी पर सिंधिया ने इस तरह से चुन चुनकर वार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। इसी को शायद राजनीति कहते हैं। कोई पक्का दुश्मन नहीं और कोई पक्का दोस्त नहीं। तभी तो पाला बदल चुके सिंधिया ने आज अपने भाषण में कल के दोस्त राहुल गांधी पर सियासी दुश्मनों वाला वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। कोई शक शुबा नहीं, सिंधिया का ये हमला राहुल गांधी पर ही था। वही राहुल जो 2018 के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान 20 जुलाई 2018 को सिंधिया के साथ बैठे थे। भाषण के बाद आंख मारकर विवादों में भी आ गए थे, लेकिन आज राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। टू इंडिया की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। कल राहुल ने रामायण के कई प्रसंगों का जिक्र कर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया था। आज सिंधिया ने राहुल को उन्हीं का जवाब दिया। मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत बायाद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। इसके बाद सिंधिया ने एक शेर के साथ अपना भाषण खत्म किया और राहुल के साथ साथ पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले लिया।
नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते। जी धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी शायरी में कह रहे हैं कितने भी चेहरे बदल लेकिन जनता के हो नहीं सकते। दरअसल उनका इशारा विपक्ष के गठबंधन के नए नाम की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के काले कपड़े पर भी आज निशाना साधा और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के काले कपड़े काले टीके की तरह है। क्योंकि आपको याद होगा कि मणिपुर के विरोध में विपक्षी गठबंधन काला कपड़ा पहनकर सदन में आया था, जिस पर भारी हंगामा भी हुआ था और इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया था। और उसी मुद्दे को लेकर आज विपक्ष पर निशाना साधा गया। सुनिए। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यही नहीं, प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र किया कि विपक्ष जिनका बुरा करना चाहता है, विपक्ष जिसके खिलाफ जाता है, उसका भला हो जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री का इशारा खुद उनकी तरफ था। प्रधानमंत्री के ऊपर जब जब विपक्ष ने कीचड़ उछालने की कोशिश की है, जब जब उनको भला बुरा कहा गया है, हर बार जनता ने प्रधानमंत्री को और ज्यादा वोट दिए हैं। इसका सबसे ताजा नमूना 2019 का चुनाव है, जिसमें बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इसको लेकर क्या कहा। कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। आज सदन में अधीर रंजन चौधरी का मामला भी बहुत गरमाया रहा। अधीर रंजन चौधरी को भी प्रधानमंत्री ने निशाने पर लिया। अधीर रंजन चौधरी बहस का विषय बने रहे। आपको अधीर रंजन चौधरी के भाषण का कुछ हिस्सा दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कल रामायण का प्रसंग छेड़कर पीएम मोदी को निशाने पर लिया था, तो आज अधीर रंजन चौधरी ने महाभारत के पात्रों की मदद से पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उस वक्त मोदी खुद उनके सामने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर मौजूद थे। सब कुछ खामोशी से सुनते रहे। पहले अधीर रंजन का बयान सुनिए और उसके बाद जब मोदी ने अपनी बारी आने पर जो जवाब दिया वो भी सुनिए। इंडिया होना चाहिए, सांप्रदायिकरण से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया। क्विट इंडिया में करना ही पड़ेगा। आजादी के साम न हम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे एक बूंद लहू की रंगों में, भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता की साथ। धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं।
मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बन के अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर कूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते हैं। संयम रखिए आप। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है। याद कीजिए, आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहां बनते? लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते। इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकीलैंड और मेरीलैंड अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, चलिए। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। यही नहीं, विपक्ष के इस 9 साल के दरमियान मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगते रहे। विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि देश में आर्थिक प्रगति नहीं है, देश में तमाम कंपनियां डूब रही हैं, सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इस पर भी पीएम ने आज चुटकी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस भी कंपनी की बुराई विपक्ष करे, जिस भी कंपनी पर बुराई विपक्ष सवाल उठाए, उसमें निवेश कर दीजिए, वो कंपनी भी कामयाब हो रही होगी, वो कंपनी भी ऊपर जाएगी। यानी कि सीधे सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए मोदी ने मंत्र दे दिया। सुनिए प्रधानमंत्री ने यहां पर क्या कहा। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं, उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है। और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं,
मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है और हम तो होने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री ने इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। भारत अभी टॉप 5 की लिस्ट में है और वो दिन दूर नहीं, भारत जब 3 पायदान पर होगा। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में, भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे लेके कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र्य है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। तो प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में साफ तौर पर कहते नजर आए कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है और ना ही विजन है। इसके साथ साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को कांग्रेस में गहरा नो कॉन्फिडेंस है। सुनिए इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है
वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नए गठबंधन को भी प्रधानमंत्री ने निशाने पर लिया। विपक्ष के नए गठबंधन को भी प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। विपक्ष ने यूपीए का क्रियाक्रम कर दिया। साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से इशारा किया गया कि बेशक विपक्ष ने नाम बदल लिया हो, देश के ऊपर 10 साल तक शासन उसी यूपीए का क्रियाक्रम मिलकर विपक्ष ने कर दिया। दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाक्रम कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर इलेक्ट्रिक ने इतना बड़ा कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं। आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। हाल ही में विपक्ष ने अपने नए गठबंधन का नाम INDIA रखा है, यानी कि इंडिया। हालांकि ये इस नाम को एम्बलम एक्ट के तहत चुनौती दी गई है। दरअसल एम्बलम एक्ट ये कहता है कि देश के नाम से जुड़ा हुआ, देश के नेशनल फ्लैग से जुड़ा हुआ कोई भी राजनीतिक नाम या राजनीतिक झंडा नहीं रखा जा सकता है, और इसी मामले में इस नाम को चुनौती दी गई है। मामला कोर्ट में है,
लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब आज सदन को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नए गठबंधन के नाम के लिए एनडीए का सहारा लिया। सुनिए। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी मुसीबत ऐसी है कि खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई, वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा हमारे डीएमके के भाई सुन ले, जरा कांग्रेस के लोग भी सुन ले। अध्यक्ष महोदय, यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल करके अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल, कांग्रेस के अटूट साथी, तमिलनाडु सरकार में एक मंत्री 2 दिन पहले ही ये कहा है, तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री ने कहा है, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके मुताबिक तमिलनाडु तो भारत में है ही नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, तमिलनाडु वो प्रदेश है, तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां हमेशा देशभक्ति की धाराएं निकली है। जिस राज्य ने हमें राजा जी दिए, जिस राज्य ने हमें कामराज दिए, जिस राज्य ने हमें एमजीआर दिए, जिस राज्य ने हमें अब्दुल कलाम दिए, आज उस तमिलनाडु से स्वर सुनाई दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आपके अलायंस अंदर ही अंदर ऐसे लोग हो जो अपने देश के अस्तित्व को नकारते हो, तो आपकी गाड़ी कहां जाकर के रुकेगी? जरा आत्मचिंतन करने का मौका मिले और आत्मा बचाओ तो जरूर करिएगा। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, पीएम मोदी के बोलने की मांग कर रहा था,
आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में मणिपुर को लेकर भी जवाब दिया और विपक्ष पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है, मणिपुर भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के डीएनए में उसके लिए यानी कि मणिपुर के लिए सौतेला व्यवहार रहा है। मोदी सदन में भाषण दे ही रहे थे तभी विपक्ष वॉकआउट कर गया, जिसके बाद पीएम ने बड़े सधे अंदाज में निशाना साधा। जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अब शब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मन मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास के सारे विषय पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ, चर्चा करो। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। इसका ये परिणाम था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी है, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। फ्लाइंग किस का फसाद 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए कहीं फांस न बन जाए, क्योंकि बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की और इसे पूरी तरह भुलाने की तैयारी कर ली है, जिसकी झलक उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर न सिर्फ इस मुद्दे पर हमला बोला,
बल्कि उन्होंने एक इशारा भी दे दिया कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी किस तरह से स्टैंड लेने वाली है। राहुल गांधी की पूरे 137 दिन बाद संसद में री एंट्री हुई। उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोला, जिसके तुरंत बाद वो निकल तो गए, लेकिन जाते जाते बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जो अब 2024 के चुनाव तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी हमलावर है। Who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament? अब ये मुद्दा दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा। अब दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में भी इसकी एंट्री हो गई है। करिए, ये विधानसभा में न परंपरा है, न परिपाटी है, न विधानसभा का विषय। दुनिया में जहां दिल्ली में संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो लखनऊ में विधानसभा का सत्र भी जारी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फ्लाइंग किस को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। कोई बच्चा पैदा होता है 2-3 साल में बोलना, चलना, उठना, बैठना सब सीख जाता है, लेकिन आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी को जिंदगी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी कई चीजें भी उन्हें सीखना बाकी है। कई बार वो किस करते हैं, कई बात करते हैं फ्लाइंग किस, कभी आंख मारते हैं, कभी जबरदस्ती गले लगते हैं। अभी उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्हें पहले राज परिवार से बाहर निकलना होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोला, उससे साफ है कि 2024 चुनाव में एक बार फिर से राहुल गांधी की छवि को इमेच्योर नेता के रूप में जनता के बीच पेश किया जा सकता है। पप्पू वाली इमेज से राहुल गांधी को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस को सालों का समय लग गया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि मैच्योर नेता के रूप में थोड़ी बनी, लेकिन अब फ्लाइंग किस वाले मुद्दे पर गेंद फिर से बीजेपी के पाले में है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में इसको लेकर इशारा भी कर दिया। उन्हें पहले राज परिवार से बाहर निकलना होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बच्चा भी 2-3 साल में बोलना चलना सीख जाता है, जिसका मतलब ये है कि बीजेपी अब राहुल गांधी की तुलना बच्चों के साथ कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी कभी गले लगाते हैं तो कभी किस करते हैं, कभी भी कोई भी बयान दे देते हैं। यानी कि बीजेपी ये बात जनता के बीच पेश करेगी कि राहुल गांधी ज्यादा सोचते समझते नहीं है। उन्हें जो अच्छा लगता है वो दूसरे की भावना का ख्याल किए बिना कर देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राज परिवार से बाहर आना चाहिए। ये कांग्रेस भले ही नसीहत के रूप में ले ले, लेकिन ये नसीहत नहीं बल्कि बड़ा हमला है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कई बार एक बात दोहराई कि राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यानी हो सकता है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में एक बार फिर से राहुल गांधी की इमेच्योर नेता के रूप में छवि गढ़ने की कोशिश करे। केशव प्रसाद मौर्य अपनी बातों में जो इशारा कर रहे हैं, उससे तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। इसकी झलक कल लोकसभा में ही दिख गई थी, जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये मुद्दा उठाया था। जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। सदन के अंदर स्मृति ईरानी ने तो सदन के बाहर महिला सांसदों ने मीडिया के सामने आकर मोर्चा खोला था। लोकसभा अध्यक्ष से भी शिकायत दर्ज कराई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को 13 बार लॉन्च किया गया, लेकिन हर बार कांग्रेस फेल हुई।
इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। यानी बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ अग्रेसिव रुख अख्तियार कर चुकी है, उनकी हर छोटी बड़ी बातों पर विरोध कर रही है, मुद्दा बना रही है, उससे साफ है कि 2024 चुनाव में फ्लाइंग किस का मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी फांस भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात करेंगे राहुल गांधी के भाषण की, जिसे लेकर कल से ही हंगामा मचा हुआ है। पहले तो फ्लाइंग किस का जो मुद्दा था उसे लेकर राहुल पर आरोप लगाए गए और अब कांग्रेस का कहना है कि राहुल के भाषण के दौरान ज्यादातर वक्त कैमरे ने स्पीकर पर फोकस किया, जबकि भाषण राहुल गांधी का चल रहा था और इस मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है और राहुल गांधी भी इस मामले को उठा चुके हैं। दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। मॉनसून सत्र के दौरान झमाझम हंगामे की बरसात हो रही है। एक हंगामा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। नया बखेड़ा भी राहुल गांधी को लेकर ही खड़ा हुआ। कल जब राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख रहे थे, तब कांग्रेस का आरोप है कि उस दौरान संसद टीवी का कैमरा बार बार स्पीकर ओम बिरला को फोकस कर रहा था। राहुल बोल तो रहे थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल ने 12:09 पर बोलना शुरू किया। वो 12:46 तक बोलते रहे। इस दौरान उन्होंने कुल 37 मिनट तक सदन में भाषण दिया, लेकिन टीवी का कैमरा सिर्फ 14 मिनट 37 सेकंड तक ही राहुल को दिखाता नजर आया। बाकी 11 मिनट 8 सेकंड तक कैमरा स्पीकर की ओर फोकस किया। कल जब राहुल सदन में अपनी बात रख रहे थे, इस दौरान खूब हंगामा हुआ और अब न दिखाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी 15 मिनट 42 सेकंड बोले मणिपुर पर। उनका सदन में वक्तव्य 15 मिनट 42 सेकंड का था। उसमें से 11 मिनट 8 सेकंड कैमरा ओम बिरला स्पीकर को दिखाता रहा, यही संसद टीवी का कैमरा, और मात्र 4 मिनट राहुल गांधी जी को दिखाया। 71% टाइम पर कैमरा ओम बिरला पर था। ये क्या मतलब है? आप क्या छुपा रहे थे? आपने क्यों नहीं राहुल जी को दिखाया? मणिपुर मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। शोर शराबे और हंगामे के बीच राहुल कई बार रुकते और उठते बैठते नजर आते हैं। महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज। ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। बात जब मणिपुर की हो रही है तो कांग्रेस ने उसका डेटा भी निकाला है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा है कि राहुल गांधी जी सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले। इस दौरान संसद टीवी पर 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला जी को दिखाया गया। राहुल जी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया। यह हंगामा कोई पहली दफा नहीं। आपको याद होगा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान 8 अगस्त को भी विपक्ष ने संसद टीवी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि जब चर्चा विश्वास प्रस्ताव की हो रही थी तो टिकर पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही थी। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को शांत करवाते हुए कहा कि वो हट जाएगा। माननीय सदस्यगण, आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना। एक मिनट, पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा। अब एक बार फिर सदन में राहुल को न दिखाए जाने का आरोप लगा है। देखना होगा कि मामला कितनी दूर तक जाता है। तो पहले इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राहुल को टीवी पर कम दिखाया क्या। उसके बाद राहुल के जेस्चर वाला मामला उठा, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। महिला सांसदों ने स्पीकर पर शिकायत कर दी, स्पीकर से राहुल गांधी की। वहीं राहुल को लेकर एक और विवाद हुआ। राहुल ने सदन में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे लोकसभा
सचिवालय ने अमर्यादित बताया और अब उसे हटा दिया गया है लोकसभा के रिकॉर्ड से। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। क्या बात है? सदन में शोर शराबे और हंगामे के बीच जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बोला भी तो विवाद ने नया शक्ल ले लिया। पहले तो राहुल गांधी पर महिला सांसदों के साथ फ्लाइंग किस करने का आरोप लगा। एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. उसके बाद उनके भाषण के कुछ शब्द सदन की कार्यवाही से हटा दिए गए। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 चुनाव में मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां जहां एक